हेलो डियर फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसडी एजुकेशन पर। आज है 1 सितंबर 2024 और हम बात करने वाले हैं आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन के बारे में। इससे पहले अगर अगस्त मंथ की फुल डिटेल के साथ में अगर आप वीडियो चाहते हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है। फर्स्ट डेट से लेकर के लास्ट डेट तक के साथ जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं डेली वाइज वो पड़ी हुई है चैनल पर, आप जाकर के देख सकते हैं। वहाँ पर प्लेलिस्ट भी बनी हुई है और उस प्लेलिस्ट में जाकर के आप डे 1 से 1 अगस्त से लगा करके लास्ट अगस्त तक आप सारी वहाँ पर करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस देख पाएंगे। तो इसके लिए आप वहाँ पर जाइए और पूरी वीडियो आप देख सकते हैं। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं, आज 1 सितंबर है और आज हम बात करेंगे 1 सितंबर 2024 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। वीडियो पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। चलिए बढ़ते हैं, हम अपने पहले प्रश्न के साथ बात करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में विमुक्ति दिवस कब मनाया गया? यानी कि जो विमुक्ति दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो ए ऑप्शन है 28 अगस्त, बी ऑप्शन है 24 अगस्त, सी ऑप्शन है 29 अगस्त और डी ऑप्शन है 31 अगस्त। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 31 अगस्त को विमुक्ति दिवस मनाया गया और ये प्रत्येक वर्ष 31 अगस्त को मनाया भी जाता है। आप यहाँ पे आर्टिकल में भी देख सकते हैं, विमुक्ति दिवस 2024 31 अगस्त को ये मनाया गया। विमुक्ति दिवस भारत में हर साल 31 अगस्त को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे क्या कुछ रीज़न है, इसके बारे में हम बात करते हैं। 1871 में जब ब्रिटिश शासन था तो ब्रिटिश शासन के दौरान अपराधी जनजाति अधिनियम यानी कि क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट लागू किया गया था। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि जो स्वतंत्रता संग्राम था उसमें जो ट्राइब्स थी, जो जनजातियां थी, उन लोगों ने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया हुआ था। तो इसके लिए जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उस टाइम की, उसने क्या की हुई थी, अपराधी जनजाति अधिनियम लागू किया गया था और इस अधिनियम के तहत कई घुमंतु जनजातियों को अपराधी घोषित कर दिया गया था। क्योंकि वो लोग स्वतंत्रता के लिए, अपने हक के लिए, स्वतंत्रता के लिए वो लड़ाई लड़ रहे थे। इस कारण से जो जनजातियां थी उनको भी अपराधी घोषित कर दिया गया था। जो अधिनियम कौन सा था, अब 1871 में अपराधी जनजाति अधिनियम, इसके तहत कई घुमंतु जनजातियां थी उनको अपराधी घोषित कर दिया गया था। फिर क्या हुआ, फिर जब भारत स्वतंत्र हुआ तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने 31 अगस्त 1952 को इस कानून को निरस्त कर दिया और इस अधिनियम के निरस्त होने के बाद इन समुदायों को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। तभी से 31 अगस्त को विमुक्ति दिवस मनाया जाता है और ये खासकर जो घुमंतु जनजातियां होती हैं वो उनके लिए ये मनाया जाता है। आप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, आशा करता हूँ पूरा ये जो क्वेश्चन है इसके डिटेल्स आपको समझ में आई होगी। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, 28 अगस्त 2024 को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, जिसे हम CISF के नाम से जानते हैं, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, केंद्रीय सुरक्षा बल CISF का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ए ऑप्शन है दलजीत सिंह चौधरी, बी ऑप्शन है राजविंदर सिंह भट्टी, सी ऑप्शन है सुरेश यादव और डी ऑप्शन है अजय कुमार। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राजविंदर सिंह भट्टी को CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स का महानिदेशक नियुक्त किया है। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं राजविंदर सिंह भट्टी, आर्टिकल में भी आप देख सकते हैं। अगर हम आगे फुल डिटेल से बात करें तो राजविंदर सिंह भट्टी IPS ये अधिकारी हैं और इनको केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के महानिदेशक के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। बात करें कब नियुक्त किया गया, तो 28 अगस्त को इनको नियुक्त किया गया है और उनका कार्यकाल 30 सितंबर 2025 तक रहने वाला है। ये 1990 बैच के IAS अधिकारी हैं और किसी राज्य के पुलिस महानिदेशक रहते हुए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल में डायरेक्टर जनरल बनने वाले ये पहले व्यक्ति बन गए हैं। यानी कि पुलिस महानिदेशक ये हैं और पुलिस महानिदेशक रहते हुए किसी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल में डायरेक्टर जनरल बनने वाले ये पहले व्यक्ति बन गए हैं। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2024, अभी हाल ही में हुरून इंडिया की रिच लिस्ट जारी हुई, जो कि अमीर व्यक्तियों की जो लिस्ट होती है इंडिया में, उनकी एक लिस्ट जारी हुई। तो इस लिस्ट के अनुसार भारत के सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में किसे स्थान दिया गया है या फिर भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हुए हैं? तो ए ऑप्शन है मुकेश अंबानी, बी ऑप्शन है शिव नादर, सी ऑप्शन है साइरस एस पूनावाला और डी ऑप्शन है गौतम अडानी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गौतम अडानी हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2024 के अनुसार भारत के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। आप यहाँ पे आर्टिकल में भी देख सकते हैं, गौतम अडानी बने भारत के सबसे अमीर व्यक्ति। ये हुरून इंडिया की रिच लिस्ट है
हुरून इंडिया की ये लिस्ट जारी की गई है और उसमें ये बताया गया है। आगे अगर हम बात करें तो गौतम अडानी ने मुकेश अंबानी को पछाड़कर शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। उनकी संपत्ति जो है वो 95% बढ़ करके लगभग 11.6 लाख करोड़ रुपए हो गई है। वर्तमान में अब ये फर्स्ट पोजीशन पर आ गए हैं। सेकंड पर मुकेश अंबानी है 10.14 लाख करोड़ रुपए और थर्ड पर हैं शिव नादर जो कि 314,000 करोड़ रुपए इनकी टोटल नेटवर्थ है। बात करें इस लिस्ट के अनुसार कुल अरबपतियों की संख्या भारत में कितनी है तो 334 कुल अरबपतियों की संख्या भारत में है। वर्तमान में भारत में कुल 334 अरबपति हो गए हैं। और सबसे युवा अरबपति की बात की जाए तो सबसे युवा अरबपति 21 वर्षीय कैवल्य वोहरा बने हुए हैं। ये सबसे युवा अरबपति हैं। आगे अगर हम बढ़ें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हमारा अगला क्वेश्चन है हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इससे पहले जया वर्मा सिन्हा ये रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ थी, लेकिन हाल ही में चेंज हुआ है, पद भी हाल ही में नए अध्यक्ष और सीईओ नियुक्त किए गए हैं। तो कौन है? ए ऑप्शन है जया वर्मा सिन्हा, बी ऑप्शन है सतीश कुमार, सी ऑप्शन है सुरेश प्रभु और डी ऑप्शन है विनोद कुमार यादव। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सतीश कुमार को रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और सीईओ नियुक्त किया गया है। आप यहां पे आर्टिकल में देख सकते हैं, सतीश कुमार जी हैं। भारतीय रेलवे प्रबंधन सेवा के अधिकारी सतीश कुमार को रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष और सीईओ नियुक्त किया गया है। कार्यकाल इनका 1 सितंबर से शुरू होगा, यानी कि 1 सितंबर आज से इनका कार्यकाल शुरू हो रहा है। ये जया वर्मा सिन्हा की जगह लेंगे जो 31 अगस्त 2024 को सेवानिवृत्त होंगी, यानी कि कल 31 अगस्त 2024 को सेवानिवृत्त हो गई हैं। और 1 सितंबर से सतीश कुमार जी का रेलवे बोर्ड अध्यक्ष और सीईओ के रूप में कार्यकाल शुरू हो गया है। सतीश कुमार जो है वो मार्च 1988 में भारतीय रेलवे की सेवा में औपचारिक रूप से शामिल हुए थे और ये तभी से भारतीय रेलवे में अपनी सेवा दे रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा अनुभवी व्यक्ति हैं। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर गुरु गोरखनाथ धाम कर दिया गया है। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश ने 8 रेलवे स्टेशनों का नाम बदला हुआ है, जो कि उत्तर प्रदेश के रेलवे स्टेशन है। इन 8 रेलवे स्टेशनों का नाम बदला हुआ है। उनमें से एक रेलवे स्टेशन है जिसका नाम बदल करके गुरु गोरखनाथ धाम कर दिया गया है। तो ए ऑप्शन है कासिमपुर हाल्ट, बी ऑप्शन है जयस, सी ऑप्शन है मिसरौली और डी ऑप्शन है अकबरगंज। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन में बी, यानी जयस रेलवे स्टेशन का नाम बदल के अब इसका वर्तमान नाम गुरु गोरखनाथ धाम कर दिया गया है। आगे अगर हम बात करें जायस, तो जायस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर गुरु गोरखनाथ धाम रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। 27 अगस्त 2024 को उत्तर रेलवे द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार उत्तर प्रदेश के 8 रेलवे स्टेशनों के नाम बदल दिए गए हैं, यानी टोटल 8 रेलवे स्टेशन के नाम बदले गए हैं, जिनमें कौन कौन से हैं। तो कासिमपुर हाल्ट का नाम बदल करके जायस सिटी किया गया, फुर्सतगंज का नाम बदल करके तापेश्वर धाम किया गया, जायस जो कि अभी बात की जायस रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके गुरु गोरखनाथ धाम रेलवे स्टेशन किया गया, मिसरौली का नाम बदल करके मां कालिकन धाम रेलवे स्टेशन किया गया, बनी का नाम बदल करके स्वामी परमहंस रेलवे स्टेशन किया गया। आगे अगर हम बात करें अकबरगंज का नाम बदल करके मां अहुरवा भवानी धाम रेलवे स्टेशन किया गया और वारिसगंज हाल्ट का नाम बदल करके अमर शहीद भाले सुल्तान रेलवे स्टेशन किया गया और लास्ट है निहालगढ़ का नाम बदल करके महाराजा बिजली पासी रेलवे स्टेशन ये नाम कर दिया गया है। तो टोटल उत्तर प्रदेश में 8 रेलवे स्टेशनों के नाम बदले गए हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी हाल ही में अगर आप यूपी स्पेशल से अगर तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस संगठन ने भारत का पहला पुनः प्रयोज्य हाइब्रिड रॉकेट RHUMI-1 विकसित किया। पुनः प्रयोग यानी कि रीयूजेबल, यानी कि इसको फिर से रीयूज किया जा सकता है। तो किस संगठन ने भारत का पहला पुनः प्रयोज्य हाइब्रिड रॉकेट RHUMI फर्स्ट विकसित किया। तो ए ऑप्शन है इसरो, बी ऑप्शन है DRDO, सी ऑप्शन है स्पेस जोन इंडिया और डी ऑप्शन है नासा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्पेस जोन इंडिया ने भारत का पहला पुनः प्रायोज्य हाइब्रिड रॉकेट विकसित किया हुआ है। आप यहां पे दे भी सकते हैं भारत का पहला रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट लॉन्च किया गया, स्पेस जोन इंडिया के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। तो भारत ने अपना पहला पुनः प्रायोज्य हाइब्रिड रॉकेट जिसे RHUMI फर्स्ट
को ये 24 अगस्त 2024 को चेन्नई के तिरुविंददई से लॉन्च किया गया। स्थान भी पूछा जा सकता है, डेट भी पूछी जा सकती है। रॉकेट को मार्टिन ग्रुप के सहयोग से तमिलनाडु स्थित स्पेस जोन इंडिया द्वारा विकसित किया गया है, यानी कि जो रॉकेट है इसमें मार्टिन ग्रुप का सहयोग है और तमिलनाडु स्थित जो स्पेस जोन इंडिया है इसके द्वारा यह विकसित किया गया है। RHUMI फर्स्ट ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन पर डेटा एकत्र करने के लिए 3 क्यूब उपग्रह और 50 PICO उपग्रह ले गया है, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पता लगाएगा, जलवायु परिवर्तन कैसे होता है, क्या कुछ रीजंस हैं, इन पर यह डेटा एकत्र करेगा। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, टेलीग्राम के संस्थापक और CEO कौन है? अभी हाल ही में टेलीग्राम के जो संस्थापक और CEO हैं इनको गिरफ्तार किया गया, इसलिए क्वेश्चन चर्चे में है और करंट अफेयर से भी जुड़ गया है, तो इसके लिए क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है, इसीलिए यहाँ पर यह क्वेश्चन लिया गया है। तो टेलीग्राम के संस्थापक और CEO कौन है? ए ऑप्शन है मार्क जुकरबर्ग, बी ऑप्शन है जैक डॉर्सी, सी ऑप्शन है पावेल ड्यूरो और डी ऑप्शन है सुंदर पिचाई। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पावेल ड्यूरो जो हैं ये टेलीग्राम के संस्थापक और CEO हैं। आप यहाँ पे आर्टिकल में भी देख सकते हैं, NBT का आर्टिकल है, टेलीग्राम के जो CEO हैं वो गिरफ्तार हुए। अभी हम फुल डिटेल से अगर बात करें तो लोकप्रिय मैसेजिंग एप्लीकेशन टेलीग्राम के जो संस्थापक और CEO हैं पावेल ड्यूरो, इनको हाल ही में ले बॉर्गेट हवाई अड्डे पर फ्रांसीसी पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इनको अभी हाल ही में वहां पर गिरफ्तार कर लिया गया। ये प्राइवेट जेट से उतरते ही फ्रांसीसी अधिकारियों ने इनको हिरासत में लिया गया। और अगर हम बात करें क्यों हिरासत में लिया गया है, तो फ्रांस की जो पुलिस है वहां का दावा है कि जो टेलीग्राम प्लेटफॉर्म है इसका उपयोग मनी लॉन्ड्रिंग, ड्रग तस्करी और बाल यौन शोषण संबंधी सामग्री साझा करने के लिए किया जा रहा था, इसीलिए इनको वहां पर गिरफ्तार किया गया है। आप यहाँ देख भी सकते हैं, नाम इनका है, जो CEO है पावेल ड्यूरो हैं और इनको ही भी हाल ही में गिरफ्तार किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, दुनिया की पहली mRNA लंग्स कैंसर वैक्सीन BNT116 को किसने विकसित किया है? तो अभी हाल ही में दुनिया की पहली mRNA लंग्स कैंसर की जो वैक्सीन है उसको विकसित कर लिया। किसने ये विकसित की है? तो ए ऑप्शन है यूनिवर्सल बायोटेक, बी ऑप्शन है ग्लोबल रिसर्च बायोटेक, सी ऑप्शन है जेनेटिक्स बायोटेक और डी ऑप्शन है बायोएनटेक। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बायोएनटेक के द्वारा दुनिया की पहली mRNA लंग्स कैंसर वैक्सीन विकसित की गई है। आगे हम अगर बात करें तो हाल ही में दुनिया में पहली बार फेफड़ों के कैंसर के टीके का परीक्षण शुरू हुआ है। नाम इस वैक्सीन का है BNT116 116, BNT116 इसका नाम दिया गया है। इसे बायोएनटेक द्वारा विकसित किया गया है और यह दुनिया की पहली mRNA लंग्स वैक्सीन होने वाली है। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 3 दिवसीय नागी पक्षी महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? तो ए ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बी ऑप्शन है बिहार, सी ऑप्शन है ओडिशा और डी ऑप्शन है असम। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बिहार में 3 दिवसीय नागी पक्षी महोत्सव शुरू हुआ है। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, इफ यू लव नेचर कम टू नागी, यानी कि यदि आप नेचर को प्रेम करते हैं, नेचर से आपका लगाव है, प्रेम है, कम टू नागी, आप नागी में आ सकते हैं। बर्ड्स नो बाउंड्रीज, यानी कि जो पक्षियाँ होती हैं, पक्षी जो होते हैं उनके लिए कोई भी बाउंड्रीज नहीं होती हैं। नागी बर्ड्स फेस्टिवल 2024 में ये आयोजित किया जा रहा है बिहार में। तो बिहार के जमुई स्थित नागी पक्षी अभ्यारण्य में 3 दिवसीय नागी पक्षी महोत्सव 2024 शुरू हो गया। इसका उद्घाटन पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रेम कुमार ने ऑनलाइन किया हुआ है। पक्षी महोत्सव के दौरान पक्षी प्रेमियों के लिए क्विज, सेमिनार, सांस्कृतिक कार्यक्रम, पक्षी रेस समेत कई तरह के आयोजन किए जाएंगे, यानी कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। जिसको भी जो घूमने का शौक़ है, जिनको भी नई नई जगह जाने का शौक़ है, इंटरेस्टिंग नेचर देखने का शौक़ है, तो आप वहाँ पे जा सकते हैं नागी फेस्टिवल में और वहाँ का लुत्फ़ आप उठा सकते हैं। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे बिहार की विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया? तो ए ऑप्शन है नंद किशोर यादव, बी ऑप्शन है देशमुख आफ्ताब, सी ऑप्शन है अहमद फैज और डी ऑप्शन है राजा भैया। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नंद किशोर यादव को बिहार की विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है, क्योंकि हाल ही में अभी बिहार की विधानसभा का अध्यक्ष इनको चुना गया है। आगे अगर हम इनके बारे में बात करें तो नंद किशोर यादव इलेक्टेड एज बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली स्पीकर, यहाँ पर
आर्टिकल में भी देख सकते हैं। और आगे हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता हैं नंद किशोर यादव को बिहार के विधानसभा अध्यक्ष के रूप में चयनित किया गया है। ये पटना साहिब निर्वाचन क्षेत्र से 7 बार विधानसभा के सदस्य रह चुके हैं और इनको अभी हाल ही में बिहार के विधानसभा अध्यक्ष के रूप में इनको नियुक्त कर दिया गया है। उनकी जो राजनीतिक यात्रा है ये 1978 में पटना नगर निगम के पार्षद के रूप में उनके चुनाव के साथ शुरू हुई और अंततः 1982 में ये पटना के उप महापौर बने थे और धीरे धीरे ये अपने प्रोग्रेस करते रहे और जाकर के अब ये भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता बिहार के विधानसभा अध्यक्ष के रूप में ये चयनित किए गए हैं। तो ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, अगर आपको ये क्वेश्चंस पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।